हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपैथोमाइमेटिक उसके थेरापेटिक यूज़ के बारे में। मैं आपको बता दूं, हमने पिछली क्लास में करा था। इसके जो ड्रग थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें था डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। जो हमने इसमें ड्रग कवर कर दी थी और उसके बारे में जो आईएमपी पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए थे। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक की थेरेपेटिक यूज़ के बारे में, इनका क्या क्या यूज़ है इन ड्रग्स का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, ये जो है मैराथन क्लास है, इसमें आपको मिलेंगे पूरे जो स्टैंडर्ड नोट्स और जो आईएमपी पॉइंट्स रहेंगे जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जीपैट के लिए भी, इवन नाइपर के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जाएगा। तो ये मत सोचिए कि ये पॉइंट कवर नहीं हुआ है, ये पॉइंट चिंता मत कीजिए। आप ये नोट्स जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़िए और एमसीक्यूज लगाते रहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथोमाइमेटिक की थेरापेटिक यूज़ क्या है। पहला है वेस्कुलर यूज़। वेस्कुलर यूज़ में क्या आ जाएगा, ये एक्यूट हाइपोटेंशन शॉक इसमें यूज़ होता है। अब एक्यूट हाइपोटेंशन शॉक, हाइपोटेंशन या शॉक, ये इसका रीज़न क्या है। हैमरेज, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक हो सकता है। लिक्विड वॉल्यूम डिप्लीशन जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखिए, एक्यूट हाइपोटेंशन, जब भी एक्यूट हाइपोटेंशन होगा, यानी हाइपोटेंशन यानी क्या, खून का कम होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब सिम्पैथोमाइमेटिक क्या होते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक में क्या होता है, ये हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होगी यानी हाइपर टेंशन होगा, तो हम इसलिए एक्यूट हाइपोटेंशन में क्या देंगे, सिम्पैथोमाइमेटिक। ओके। एक ड्रग है एड्रेनालिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस का है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये एनाफाइलेटिक शॉक में, जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। पर्सिस्टेंट हाइपोटेंशन, ये डायबिटिक में होती है। इसमें हम ड्रग देते हैं अगर परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है डायबिटिक पेशेंट में, तो हम देंगे इसमें एफेड्रीन या मेफेंटामीन। ओके, ये इसमें ड्रग है। अब देखिए, हम जो एड्रेनालिन है, जो कि सिंपैथोमाइमेटिक की ड्रग है, एड्रेनालिन को हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो ड्यूरेशन है लोकल एनेस्थेटिक का वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सर्जरी करने में आसानी होती है। मैं समझाता हूँ इसको। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है, उसने किसी पेशेंट को दिया लोकल एनेस्थेसिया। अब क्या होगा, एनेस्थेसिया जो है उसने दिया है वो क्या है, अगर हम नहीं देंगे एड्रेनलिन, उस बता रहा हूँ तब कंडीशन बात कर रहा हूँ, तो क्या है, लोकल एनेस्थेसिया फैलता है ना, एक पार्ट में नहीं तो वो फैलेगा, पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या है, उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे सर्जरी करनी है वहाँ पे असर कम हो जाएगा उसका, लोकल एनेस्थेसिया का। तो अब असर कम हो जाएगा तो वो जल्दी असर कम हो जाएगा, तो सर्जरी में टाइम तो लगता है ना, इसलिए डॉक्टर एड्रेनलिन देते हैं ताकि वो फैले ना, स्प्रेड ना हो। अब वो स्प्रेड नहीं होगा तो उसी पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, जिससे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, और जिससे सर्जरी करने में और टाइम मिलेगा। तो इसलिए एड्रेनलिन को हम लोकल एनेस्थेसिया के साथ देते हैं। तो ये आईएमपी पॉइंट है। अगला है हमारा लोकल ब्लीडिंग। जो भी लोकल ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए एड्रेनलिन का हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है एड्रेनलिन। तो लोकल ब्लीडिंग में हम देंगे एड्रेनलिन। नसाल डीकंजेस्टेंट, इसमें कौन सी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे, इसमें देंगे हम फिनिलेफ्रिन, सीडोएफ्रिन और सीडोएफेड्रिन, और देंगे हम फिनाइल प्रोपेनोलपीन, और जितनी भी जोलिन वाली ड्रग्स है वो देंगे हम। अब जो जोलिन वाली ड्रग्स है, जो जोलिन के डेरिवेटिव्स हैं, वो देंगे हम नसाल रूट से, और जो फिनाइलेफ्रिन और सीडोएफ्रिन है वो देंगे हम ओरली। अब इसमें एक और ड्रग है फिनाइल प्रोपेनोल अमीन, जो साइड से लिखी है। इसका यूज़ हम करते हैं एपेटाइट सप्रेसर, एज अ एपेटाइट सप्रेसर, और प्रेसिपिटेटिंग हैमरेज स्ट्रोक। ओके, तो ये है इसका यूज़। अब
अगला क्या है इसका, कार्डियक यूज़। अब कार्डियक में इसका क्या यूज़ है, अभी तो हमने पढ़ा वैस्कुलर यूज़, अब कार्डियक में क्या यूज़ है। तो कार्डियक में देखिए 3 कंडीशन है। ये तो कार्डियक अरेस्ट आएगा, जिसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो स्टॉप करता है वर्किंग करना। फिर अपना ए बी ब्लॉक, यानी जो ए बी ब्लॉक, इसमें क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो अफेक्ट हो जाती है। ए बी नोड होता है ना, तो उसमें क्या है, हार्ट रेट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये है एक कंडीशन। एक है सी एच एफ, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें पंप ही नहीं करता प्रॉपर हार्ट, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता। अब देखिए अंतर है, कार्डियक अरेस्ट में कंफ्यूजन मत होना आप। कार्डियक अरेस्ट में क्या रहा है, हार्ट स्टॉप कर रहा है वर्क करना, वर्क ही नहीं कर रहा हार्ट। सी एच एफ में क्या है, प्रॉपर नहीं हो रही है पंप, पंप तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और ए बी ब्लॉक में क्या है, ये हार्ट रेट को अफेक्ट कर रहा है, यानी हार्ट रेट क्या है, रुक रही है बढ़ गई, रुक रही है, ऐसे मतलब समझ रहे हो। अंतर है, माइनर डिफरेंस है सब में, तीनों में माइनर डिफरेंस है। सीएचएफ को हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब देखिए कार्डियक अरेस्ट में हम देंगे एड्रेनलिन का इंजेक्शन कार्डियक अरेस्ट में। एवी ब्लॉक जिसमें अफेक्ट हो रही है हार्ट रेट, इसमें देंगे हम आइसोप्रेनेलिन। सीएचएफ में देंगे हम, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक में देंगे हम डोपामीन। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, सी एच एफ के एफ सी जैसे लिख रहा है, के एफ सी, सी एच एफ के एफ सी, सी एच एफ के एफ सी। तो के एफ सी में खा के डोपामीन मिलता है, इसको इस तरह से याद कर सकते हो आप। ए बी ब्लॉक, तो जो ए बी ब्लॉक है, ए बी, अब वी, इसको बताता हूँ मैं। ए बी आप इसकी ट्रिक कर सकते हो, ए वी, वी ए से हमारा ऐसे कर सकते हो आप, अ, इसको छोड़िए, आइसोप्रेनलिन में कार्डियक बताता हूँ। कार्डियक को आप ऐसे कर सकते हो, कार्डियक, कार कार से हम पहुंचे प्रॉपर एड्रेस पर, कार से पहुंचे हम प्रॉपर एड्रेस पर, तो कार से कार्डियक, एड्रेस से एड्रेनलिन, और बची हुई क्या है, आइसोप्रेनलिन, प्रणाली। इसको आप ऐसे कर लो, प्रना जो प्रणाली है वो एसी चलाती है, एसी में बैठती है, एसी ए बी। ओके, इस तरह से याद कर लो। सो ट्रिक बनाइए, देखिए आप, ये जो मैंने करी है, मैं वो अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। अब आप अपनी बना सकते हो, अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आप मेरी कर लीजिए। ट्रिक में ऐसा नहीं है कि लॉजिक ढूंढना है आपको कोई, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये था इसमें ट्रिक्स और इसकी ड्रग, कार्डियक यूज थे। अब है ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा है ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। इसमें क्या है, बीटा टू ब्रोंकियल अस्थमा। अब देखिए बीटा टू क्या करता है, बीटा है, हमने बताया जो ए बी सी डी वाली ट्रिक थी, अल्फा करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा करेगा डायलेशन। बीटा करेगा डायलेट, बीटा क्या करता है, डायलेट करता है। तो ब्रोंकियल में हमको डायलेट करना है ना, तो हम कौन कौन सी ड्रग देंगे, जो बीटा टू के रिसेप्टर पे बीटा टू एगोनिस्ट है वो वाले, जो हमने लास्ट में, मतलब मैंने ड्रग आपको बता चुका हूँ, बस वो क्या है यूज़ इनने सेपरेट इंडिविजुअली यूज बता दिए डिसीज को करते, तो हम वो ही चीज़ पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या क्या ड्रग है, सेल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेट्रोल, सेलमेट्रोल, ये ड्रग हो जाएगी। अब एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी कब होती है, जब हिस्टामिन इंक्रीज होता है। अब इसमें क्या देंगे हम, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, इसका एंटागोनिस्ट है क्योंकि हमें हिस्टामिन को कम करना है। इसमें हम ड्रग देंगे एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। तो इसमें एड्रेनलिन देंगे, तो एलर्जी में हम कौन सी ड्रग देते हैं, एड्रेनलिन। और ये किस रूट से दी जाती है, ये भी मैंने बताया था, बताया था आपको। तो ये दी जाती है आईवी रूट से, ये देख सकते हो आप, आपको ले जाता हूँ। ये देते हैं हम आई एम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। प्रेफर करते हैं हम इंट्रामस्कुलर रूट। कंसंट्रेशन रहता है इसका 1:2000, 0.5 ml दी जाती है। ओके, तो एलर्जी में भी हम आई एम का यूज़ करेंगे, एड्रेनलिन का। अब हमारा जो अगला ड्रग है वो है हमारा आई 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 में क्या देंगे, आई की डिसीज में। अब देखिए इसमें देंगे हम फिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन। ये क्या करती है, माइड्रेसिस में यूज़ करते हैं इसका, ये डायलेट कर देती है पपिल को, पिपिल जो है हमारी। फिर है डीपीवेफ्रिन, डीपीवेफ्रिन भी है। ये है जो डीपीवेफ्रिन है, प्रोड्रग है एट्रेनलिन की, एट्रेनलिन की प्रोड्रग है डीपीवेफ्रिन। ठीक है,
सीडोएफ्ड्रिन एफेड्रिन सीडोएफ्ड्रिन ये देंगे, और है फिर अप्राक्लोनिडीन ब्रीमोनिडीन, ये है हमारी आई के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है हमारा एलर्जी हुई, हाइपर सेंसिटिविटी हुई, रेनाइटिस, अर्टिकारिया, हे फीवर, एनाफाइलेटिक शॉक, ये सारे सेम है। इसमें क्या है, इन सब में एड्रेनलिन यूज़ करना है, मतलब ये क्या एलर्जी भी सेम ही है, हाइपर सेंसिटिविटी एक ही चीज़ है, रेनाइटिस, अर्टिकारिया, हे फीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसमें हम एड्रेनलिन ही देंगे, सब में एड्रेनलिन देना है। ओके, अब इसमें आ जाता है हमारा सिक्स्थ है हमारा सेंट्रल एक्शन। सेंट्रल एक्शन में क्या है, ADHD, ये क्या है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या बीमारी होती है, इसमें क्या रहता है, ये जब ये छोटे बच्चे रहता है ना, जो बच्चे, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे जिनमें क्या है, जो बिहेव नहीं कर पाते, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते अच्छे से, है ना, उनसे कुछ पूछो तो वो बता नहीं पाते, और मतलब सहमे सहमे से रहते हैं। तो कुछ लोग क्या समझते हैं, मतलब सभी ऑलमोस्ट, कि बच्चा शर्मीला है या फिर बच्चा इंट्रोवर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर केस में नहीं होता ऐसा। किसी किसी केस में उनको एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है अटेंशन डेफिशिएंट डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिसीज में क्या रहता है, डिसऑर्डर में वो जो चाइल्ड रहता है ना, वो उसको एकदम रिएक्ट नहीं कर पाता, रिस्पॉन्स नहीं रहता उसमें। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है ये। आप ये मत समझिए कि बच्चा शर्मिला है, ये हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हो, है ना। तो आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, जो ईशान रहता है, उसमें भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, पूरी नहीं है, मतलब इस तरह की रहती थी, है ना, वो रिएक्ट नहीं कर पाता था एकदम से। उसको खैर पढ़ाई से वो था अलग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये है ADHD। अब इसमें क्या देते हैं हम, इसमें देते हैं हम एम्फेटामीन, फेंटरमीन, मिथाइलफेनिडेट, एम्फेटामीन, मेफेंटरमीन, मिथाइलफेनिडेट, ठीक है। अब देखिए इसकी भी ट्रिक बना सकते हो आप, मैंने बनाई है, वो छोड़िए आप। मैंने बनाई थी, जैसे मैं बता देता हूँ, भी ट्रिक अजीब लगेगी। इसमें बनाई थी मैंने, जो ADH है, ADHD, आपके अटेंशन नहीं हो, मैं अटेंशन से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्योंकि मेरी, अब देखिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ, अब वो मत करना, मेरी फटी हुई है, मेरी फटी हुई है, मैं अटेंशन से पढ़ाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी फटी हुई है, फटी से एम्फेटामीन, मेरी फटी है ना, एम्फेटामीन। फिर अब मेरी फटी है क्योंकि अब मेरी फटी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ैन की, जो मैं जिसका फ़ैन हूँ, मैं उसकी मूवी देख रहा हूँ, फ़ैनी खाते हुए, फ़ैनी खाते हुए मैं उसकी मूवी देख रहा हूँ, मैं फ़ैन की मूवी देख रहा हूँ। तो मैं फ़ैन टर्मीन, फ़ैनी खाते हुए देख रहा हूँ, मेथिल फेनिडेट, एम्फेटामीन, मेफेनटरमीन, मिथाइल फेनिडेट। अटेंशन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी फटी हुई है, इसलिए मैं फ़ैन की मूवी देख रहा हूँ, या फिर मैं फ़ैन मूवी देख रहा हूँ। फ़ैन मूवी थी ना शाहरुख खान की, मैं फ़ैन मूवी देख रहा हूँ फ़ैनी खाते हुए, मैं फ़ैनटरमीन, मिथाइल फेनिडेट। अब है हमारा नेक्रोलेप्सी। इसमें क्या रहता है, नेक्रोलेप्सी में मैंने बताया था पहले भी कि इसमें दिन में नींद आती है, रात में तो आती है, दिन में भी नींद आती है। तो इसमें क्या है, एक तो मैंने बता दिया था पहले कि एम्फेटामीन देंगे, पहले याद करिए पिछले क्लास में। अम, एक है मोडाफिनिल, तो इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए मोडे, जो कहते हैं ना हम, थोड़ा अलग कहते हैं, MP में कहा जाता है, और भी पता नहीं कहाँ कहा जाता है, मोड़े मोड़ी, लड़कियों को कहा जाता है, लड़कों को और लड़कियों को मोड़ा मोड़ी। तो मोड़ों की फटी हुई है, इसलिए वो दिन में सोते हैं, रात में नहीं सोते, दिन में सोते हैं। तो ट्रिक है, मतलब माइंड मत करना यार कोई, ठीक है। तो ये ट्रिक है, मोडाफिनिल एम्फेटामीन, मोडाफिनिल एम्फेटामीन, नेक्रोलेप्सी। देखिए मैं साफ ट्रिक बताता हूँ, है ना, और ट्रिक में ऐसा रहता है कि कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि
अगर ये याद करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, भूलोगे आप। मैं अपना बता रहा हूँ ना, लेकिन आप ट्रिक से याद करोगे, आपको याद रहेगा। आपको ट्रिक याद रहेगी ना, तो आप एक गैस कर पाओगे कि ड्रग है ना। अब मैंने बताया नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी में क्या होता है, दिन में नींद आती है। अब दिन में नींद क्यों आ रही है, क्योंकि मोडो की फटी हुई है। मोडो सी मोडाफिनिल फटी हुई है, एम्फेटामिन। एडीएचडी में क्या था, एडीएचडी अटेंशन अटेंशन डेफिसिट है ना, तो अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, क्योंकि मेरी फटी हुई है। एम्फेटामिन फटी हुई है, तो मैं अपने फ़ैन की मूवी देख रहा हूँ, या मैं फ़ैन मूवी देख रहा हूँ, मैं फैंटरमीन, फैनी का तू है, फैनीडेट मैथिल फैनीडेट, ऐसे हो जाएगा याद। चुटकियों में होगी ड्रग याद। ईजी है बहुत याद, ईजी है ड्रग को याद करना बहुत, अगर आप ट्रिक बना रहे हो तो। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ पढ़ के करोगे याद बार बार की एम्फेटामिन मेफेंट्रामिन मेथनोम एडीएच की नेक्रोलेप्सी की मोडाफिनिल एम्फेटामिन, नहीं होगा, टाइम भी लगेगा, और हो भी जाएगा ना तो पता है भूलोगे है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर ड्रग की ट्रिक बनाओ, लेकिन बनाओ जितनी बना सकते हो। तो एक इसमें पॉइंट है, चलते फिर से। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है जो, ये एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन है फॉर यूज ऑफ मोडाफिनिल, है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो एफडीए अप्रूव्ड है ना, मोडाफिनिल है जो एफडीए अप्रूव्ड है, मोडाफिनिल। ओके, ये एक नोट में लिख सकते हो आप। अब चलते हैं 7th पॉइंट पे, यूट्रिन रिलैक्सेंट। याद करिए, ये पिछली में बता चुका हूँ, ये पहले सब पूरे डिस्कस हो चुके हैं पॉइंट, जब मैंने ड्रग पढ़ाई थी आपको क्लासिफिकेशन। तो यूट्रिन रिलैक्सेंट में मैंने बताया था आपको आइसोक्सप्रिन और रितोड्रिन, आइसोक्सप्रिन और रितोड्रिन। अब इसमें थोड़ी ट्रिक है, मतलब यार माइंड मत करने, तो मैं पहले ही बता दी मैंने, ट्रिक में मैंने बनाई है। इसमें जो मैंने ट्रिक बनाई थी, ये पेंसिल से लिखा है, आप देख सकते हो, तो आप देख लीजिए अब अपने हिसाब से, या फिर आप, और मैं बता देता हूँ। रीतो जो है, देखो, छोड़ दो। रीतो है जो यूट्रिन रिलैक्सेंट। अब रात में ऑफ कोर्स ही बात है, रीतो है जो, तो कर लेना आप, मैंने बता दिया था, आप ट्रिक देख लीजिए। रीतो है जो, उसने रात में, है ना, आई सॉक्स रात में सॉक्स उतारे रिलैक्स होने के लिए, ऐसे कर सकते हो। रीतो ने रात में सॉक्स उतारे रिलैक्स होने के लिए, रीतोड्रिन आइसोक्सप्रिन। तो ये था, आपको ये नहीं करने, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये मैंने बता दूंगा आपको, अभी नहीं कराने आपको। कुछ पॉइंट्स है, अच्छा देख लीजिए आप, मैं बता देता हूँ। जैसे इफेक्टर पाथवे क्या है हमारा अल्फ़ा का, इसमें हमारा IP3 DAG इंक्रीज होता है, इसमें अल्फ़ा में कैम्प डिक्रीज होगा, K+N इंक्रीज होगा। बीटा में क्या है, कैम्प इंक्रीज होगा, CAMP जो है, और CA+ चैनल पे, ये सब इफेक्ट है इसके। डिप्रेशन, ये आप नोट में लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट है बेसिकली। डिप्रेशन क्या है, साइड इफेक्ट है ऑफ रिसर्पिंग का, रिसर्पिंग ड्रग है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं इसको मैं बाद में आपको डिस्कस करवा दूंगा, अभी मत करिए आप, ठीक है। इन पॉइंट्स को अभी आप इतना करिए, यूटेरिन रिलैक्सेंट तक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है सिम्पैथोमाइमेटिक, और अब हम शुरू करेंगे सिम्पैथोलाइटिक। तो आ जाइए, सिम्पैथोलाइटिक स्टार्ट करते हैं। सिम्पैथोलाइटिक में क्या है, सिम्पैथोलाइटिक इसमें क्या है, सिम्पैथोलाइटिक में, अब इसमें क्या रहता है, सिम्पैथोमाइमेटिक तो क्या होते हैं जो सेम, है ना, मैंने बताया था सेम इफेक्ट देते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको चले आता हूँ, जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन था, रिकॉल हो जाएगा एक बार। तो ये था हमारा, देखिए, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, हाँ, सिंपैथेटिक सिस्टम में सिम्पैथोमाइमेटिक था, जो क्या है, ऐसा एगोनिस्ट हम इसको करते थे, जिसमें क्या रहता था, जो एगोनिस्टिक
सेम एक्शन देते थे यानी एगोनिस्ट। सिंपैथोलाइटिक क्या है, जो अपोजिट एक्शन देंगे यानी एंटागोनिस्ट। अब जो एक्शन सिंपैथोमाइमेटिक दे रहे थे ना, उनका जस्ट अपोजिट एक्शन क्या देगा, सिंपैथोलाइटिक। ओके, सिंपैथोलाइटिक। अब मेन मुद्दा ये, अब अच्छा इससे क्वेश्चन बनता है कि अगर हम देख क्यों रहे हैं, सिंपैथोलाइटिक की क्या जरूरत है देने की। सिंपैथोमाइमेटिक समझ आ रहा था कि बीपी इंक्रीज करना था, है ना, ये सब। तो सिंपैथोलाइटिक का क्या है, तो अब देखिए, मान लीजिए बीपी इंक्रीज करना है तो हम दे देंगे सिंपैथोमाइमेटिक की कोई ड्रग। लेकिन अगर बीपी पहले से इंक्रीज है तो ज़्यादा है और उसको कम करना है तो क्या देंगे, तब देंगे हम सिंपैथोलाइटिक। अब मान लीजिए किसी को क्या हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, तो देंगे हम, क्या देंगे, क्या देंगे, 2 मिनट सॉरी, किसी को है डायरिया तो हम क्या देंगे, सिंपैथोमाइमेटिक। और किसी को कॉन्स्टिपेशन तो हम देंगे सिंपैथोलाइटिक, है ना। क्योंकि सिंपैथोलाइटिक क्या करते हैं, वो हार्ट को छोड़ के सबको क्या करते हैं, स्टिमुलेट और रिलैक्स करते हैं। और इसमें क्या हो रहा था इसमें, सिंपैथोमाइमेटिक में क्या कर रहे थे, ये इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट देते हैं, जो हार्ट है वो अपना स्टोमक है उसमें क्या रहता है, इंटेस्टाइन रिलैक्स हो जाती है, जिससे क्या फूड का मूवमेंट नहीं हो पाता। अब फूड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या रहेगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। अब कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा था, इसलिए हम इसको डायरिया में यूज़ कर सकते थे। यानी डायरिया में क्या रहता है, फूड ज़्यादा डाइजेस्ट होता है और वो मूव करता है ज़्यादा इंटेस्टाइन से, इसलिए हम इसमें सिंपैथोमाइमेटिक कर रहे थे। अब मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपैथोलाइटिक यूज़ करेंगे क्योंकि वो फूड का मूवमेंट करवाएगा। तो ये रहता है डिफरेंस मेन, है ना। तो ये है सिंपैथोलाइटिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब उसमें अल्फा था, इसमें ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्फा ब्लॉकर। अब इसमें अल्फा ब्लॉकर के 2 टाइप है। अल्फा में क्या है, सिलेक्टिव है एक, फिर है नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में आएगा हमारा अल्फा 1, नॉन सिलेक्टिव में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। सिलेक्टिव में क्या है, सिलेक्टिव अल्फा 1, नॉन सिलेक्टिव है। पहले हम नॉन सिलेक्टिव देखेंगे। देखिए, नॉन सिलेक्टिव का वैसे याद करिए पीपीटी, पीपीटी यानी पीपीटी को सिलेक्ट नहीं किया, सर ने पीपीटी को सिलेक्ट नहीं किया, नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, पीपीटी से पी से फिनॉक्सी बेंजामिन, पी से फैंटोलामीन, टी से टोलाजोलिन। पी से फिनॉक्सी बेंजामिन, पी से फैंटोलामीन, टी से टोलाजोलिन। इरिवर्सिबल होता है हमारा फिनॉक्सी बेंजामिन। ये जो फिनॉक्सी बेंजामिन है ना, ये इरिवर्सिबल है, यानी कोवलेंट बाइंडिंग होगी, एक बार बाइंड कर गया तो रिवर्स है ना, छूटता नहीं है बॉन्ड से, इसलिए इसमें रहता है कोवलेंट बॉन्ड रहता है, बाइंड करता है, इरिवर्सिबल बाइंड। जो फेंटोलामिन और टोलाजोलिन है, ये है हमारे रिवर्सिबल बाइंड, रिवर्सिबली बाइंड करेंगे। अब जो ये अब इसमें क्या था, हिस्ट्री थोड़ी बता दूं। जो डेल थे साइंटिस्ट हमारे, इनने क्या देखा कि पेशेंट है ना, जो जिनका ब्लड प्रेशर 120 mmHg है, इन्हें क्या करा, उनको एड्रेनलिन दिया। ठीक है, अब एड्रेनलिन दिया तो एड्रेनलिन क्या करता है, बीपी इंक्रीज करता है। तो उनका बीपी इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था। अब इंक्रीज क्यों हो रहा था, वो हो रहा था इंक्रीज अल्फा 1 की वजह से। यानी अल्फा 1 क्या करता है, ए बी सी डी याद करिए। ए क्या करता है, ए करता है डायलेशन, वो कॉन्स्ट्रिक्शन, और बी यानी बीटा करता है हमारा डायलेशन। अब जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज होगा। तो बीटा क्या कर रहा था, हमारा डिक्रीज कर रहा था, और अल्फा क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी बीपी को इंक्रीज कर रहा था। मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है ना,
अब मान लीजिए कोई पतली लेजम है तो उसमें पानी अच्छे से बहता है, और जो मोटी हम लेजम को दबा नहीं देते जिससे उसका जो रहता है साइज, इंटरनल साइज वो कम हो जाता है, जो पानी स्पीड से बहता है। और अगर हम उंगली हटा देते हैं लेजम में से तो डायमीटर बढ़ जाता है अंदर का, तो पानी क्या है धीरे धीरे जाता है। तो वही चीज़ है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो बीपी इंक्रीज, और डायलेट हो रहा है तो बीपी डिक्रीज। तो ये इसमें क्या है, दो बाइफिजिक रिएक्शन आ रहा था, यानी इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था एड्रेनलिन देने से। तो इसको हम कहते हैं वैसोमोटर इफेक्ट, यानी इसमें दोनों एक्शन हो रहा है ना, तो इसको कहेंगे वैसोमोटर इफेक्ट। ऐसा डेल ने बोला था, डेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या क्या करा, उनने क्या करा कि एड्रेनलिन ने को क्या करा, फिनॉक्सी बेंजामिन के साथ दिया। फिनॉक्सी बेंजामिन कौन है, अल्फा 1 ब्लॉकर। अब इसमें क्या हुआ, अल्फा का इफेक्ट कम हो गया, बचा किसका, बीटा का। बीटा क्या कर रहा है, बीपी को डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हुआ, बीपी इंक्रीज नहीं हुआ, बीपी सिर्फ डिक्रीज हुआ, क्योंकि अल्फा का इफेक्ट कम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसको हमने कहा वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, यानी डेल का रिवर्स एक्शन, मतलब वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, जो डेल ने डिस्कवर करा था उसका अपोजिट एक्शन है, उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। तो इसको बोलेंगे हम वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अब क्या था, तो ये था इसका, मैंने बता दिया, ये IMPA पॉइंट याद रखना, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, MCQ में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एड्रेनलिन दे रहे हैं हम फिनॉक्सीबेंजामिन के साथ, अल्फा 1 की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, बीपी बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ बीपी डिक्रीज होगा। अब अगला पॉइंट है फ्यूक्रोमोसाइटोमा। ये क्या रहता है, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो जाता है, उसको कहते हैं हम फ्यूक्रोमोसाइटोमा। अब ट्यूमर जो है, अब यदि उसको हम टच करते ना ट्यूमर को, तो उसमें से क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। हम टच नहीं, मतलब टच होता है जब भी उस पर कुछ सेंस टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। अब एड्रेनलिन रिलीज होगा तो ऑफ कोर्स बात है बीपी इंक्रीज होगा, जिससे होंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, हाइपर सेंसिटिविटी क्राइसिस होंगे। अब इनसे क्या होता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, फिनॉक्सीबेंजामिन को दिया जाता है सर्जरी से पहले, क्योंकि सर्जरी कर रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं और उनने उसको टच कराना ट्यूमर को, तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर पहले से ही फिनॉक्सीबेंजामिन दे देते हैं, तो आराम से अगर उसको टच भी करते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, एड्रेनलिन रिलीज, बीपी इंक्रीज नहीं होगा, तो खून भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो फिनॉक्सीबेंजामिन, इसका ये यूज़ है। तो ये भी एक IMP पॉइंट है, बहुत IMP है ये भी, कि फ्यूक्रोमोसाइटोमा है ना, उसमें सर्जरी से पहले डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, फिनॉक्सीबेंजामिन। हाइपर सेंसिटिविटी क्राइसिस क्यों हो रही है, एक और पॉइंट है, अगला पॉइंट है, लिखिए हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू क्लोनिडीन विथड्रॉल रिएक्शन से होती है, क्लोनिडीन विथड्रॉल रिएक्शन या चीज रिएक्शन से। क्लोनिडीन विथड्रॉल रिएक्शन क्या है, मैं बताता हूँ। हमने क्लोनिडीन दिया, अब मान लीजिए हमें क्लोनिडीन को कम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बॉडी से निकालेंगे। अब उसमें जो रिएक्शन होगी, जब क्लोनिडीन बॉडी से निकलता है तो ये रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं क्लोनिडीन विथड्रॉल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, ठीक है। इससे होता है, या फिर चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन क्या है, अब पेशेंट है, मान लीजिए जो टायरमिन कंटेनिंग फूड रहते हैं, यानी चीज़ एग्जांपल, जिसमें, क्योंकि चीज़ में ज़्यादा टायरमिन है, तो टायरमिन कंटेनिंग फूड पेशेंट ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इनने ये लिया और इसके साथ ले लिया माओ 2। माओ 2 में, जो माओ 2 है वो पढ़ेंगे हम आगे, बताऊंगा माओ 2 क्या है।
तो माओ 2 में लिया तो इससे क्या हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी क्राइसिस हुए, रिएक्शन हुए, इसको हम कहते हैं चीज रिएक्शन। तो इनसे क्या हो रहा है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब इस केस में हम कौन सी ड्रग देंगे, फेंटोलामीन और टोलाजोलिन। फेंटोलामीन और टोलाजोलिन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि चीज खाने के लिए टाल मटोल कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था चीज खाने के लिए। ओके, टोलामीन, फेंटोलामीन, टोलाजोलिन। तो ये था हमारा अल्फा जो नॉन सेलेक्टिव है, जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 आता है, नॉन सेलेक्टिव, है ना। अब देखिए इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, इसको आप याद कैसे करोगे, क्योंकि सिलेक्टिव में सिर्फ अल्फा 1 है और नॉन सेलेक्टिव में अल्फा 1 भी है, अल्फा 2 भी है। तो आप ऐसे याद कर लो, सिलेक्टिव में एक वर्ड है सिलेक्टिव सिर्फ, तो इसमें अल्फा 1। नॉन सेलेक्टिव में दो वर्ड है, नॉन है और सिलेक्टिव है, तो दो वर्ड है तो दो अल्फा होंगे, अल्फा 1 भी होगा, अल्फा 2 भी होगा। ओके, सिंपल ईजी है, ट्रिक से याद करो, सिंपल है बहुत। ठीक है, इतना मत देखिए, एग्जाम है ना, उसमें क्वेश्चन या तो थोड़ा कंसेप्चुअल पूछते हैं या फिर डायरेक्ट पूछे जाएंगे, दो तरह से पूछे जाते हैं, है ना। और ये बायोलॉजी है, बता दूं, इसमें ज़्यादातर क्या है, आपको याद करनी पड़ती है चीज़ें। आप ये नहीं है कि इसमें थोड़ा लगाना है, मतलब कंसेप्ट लगता है लेकिन इतना नहीं लगता, है ना। रटना ही है आपको, सिंपल बोल रहा हूँ मैं, रटना पड़ता है। ड्रग आप ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो, कोई कह रहा है कि मैं ड्रग समझ के याद करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। वो ड्रग याद करनी पड़ेगी, अल्फा में कौन सी ड्रग, वो याद करना ही पड़ेगा, उसमें आप क्या समझोगे, आप सिंपल है ना। वो ट्रिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे पढ़ पढ़ के आप कुछ कहते हैं ना, बार बार पढ़ो तो याद नहीं यार, भूल जाते हैं, हो जाता होगा किसी को, लेकिन जो ट्रिक रहती है वो लंबे, मतलब ईजी है यार करना, मैं मानता हूँ। अगर आप मानते हो, अब देखिए करिए याद, अगर आपको नहीं करना तो आप करिए अपने हिसाब से, कोई रोक नहीं रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ऐसा ही करिए, मैं अब सिर्फ एक आपको तरीके बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको फॉलो करिए, है ना। तो ये है। अब अगला क्या आता है हमारा, सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अभी हमने पढ़ा था नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 थे वो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, ये है सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। देखिए एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, जो ये था सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, इसमें आएंगे हमारे अल्फा 1 और अल्फा 2, और जो नॉन सेलेक्टिव था ना उसमें सिर्फ अल्फा है, अकेला अल्फा 1 है, तो वो थोड़ा उसमें गलत लिख दिया था। ठीक है, जो अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, तो वो ट्रिक में जो मैंने बताई थी दो वर्ड वाली, वो छोड़िए। तो इसमें जो सिलेक्टिव है अल्फा ब्लॉकर, इसमें है दो, अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर। जो नॉन सेलेक्टिव था उसमें सिर्फ अल्फा 1 था। अब जो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, इसमें जो अल्फा ब्लॉकर है, इसमें कौन कौन सी ड्रग है, इसमें है ओसिन के डेरिवेटिव, तैयार करिए, ओसिन डेरिवेटिव। ओसिन यानी प्राजोसिन, टेराजोसिन, अल्फूजोसिन, डोक्साजोसिन, सिल्डोसिन, टमस्युलोसिन, ओसिन वाले, ओसिन आ रहा है ना लास्ट में, डेरिवेटिव इसके बाद फिक्स, इसमें ओसिन है। अल्फा 2 ब्लॉकर में क्या है, योहिम्बीन, ये आता है हमारा रोवोल्फिया से, इसका कोई क्लिनिकल रोल नहीं रहता है अल्फा 2 ब्लॉकर का। जो अल्फा 1 ब्लॉकर है ना, ये मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ड्रग। अब देखिए जो प्राजोसिन है, हाँ इसमें जो प्राजोसिन है ना, ये हाईली सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव, यानी हम जब भी अल्फा ब्लॉकर में ड्रग को चूज करना होगा ना, प्राजोसिन को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, तो ये हाईली सेलेक्टिव रहती है प्राजोसिन। प्राजोसिन जो है अल्फा 1 पर बाइंड करेगी और आर्टिजोल से जो उनको डायलेक्ट करते हैं करेगा। अब जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल भी डायलेक्ट होगी, और क्या कॉज करेगी, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन, अब ये नॉर्मल हाइपोटेंशन नहीं है, ये है पोस्चर हाइपोटेंशन। पोस्चर हाइपोटेंशन बता दूं क्या होता है, पोस्चर हाइपोटेंशन में आपने देखा होगा, आप कभी कभी कोई ड्रग खाते हो तो आपको एकदम से जब चलते हो तो आप ऐसा नहीं होता, चक्कर से आने लगते आपको, ऐसा लगता है गिर रहे हो आप, सर घूमता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पोस्चर हाइपोटेंशन।
अब इसी चीज़ की वजह से इस ड्रग को क्या है, बेड टाइम पे दिया जाता है, यानी बेड टाइम यानी सोने से पहले दिया जाता है प्राजोसिन को। डॉक्टर हमेशा प्रेफर बोलेंगे कि इसको सोने से पहले लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, पोस्चर हाइपोटेंशन कोस होता है। अब पोस्चर हाइपोटेंशन को हम क्या कहते हैं, थोरेकिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं, थोरेस्टिक हाइपोटेंशन। अब ये क्या है, जो पोस्चर हाइपोटेंशन है ये सिर्फ अल्फा अल्फा ब्लॉकर कॉज करते हैं, ये बीटा ब्लॉकर कॉज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट भी ये है, इसमें नीचे लिखा है देखिए, नॉट सीन इन अल्फा बीटा, नॉट सीन इन बीटा ब्लॉकर। अब जो जितनी भी अल्फा ब्लॉकर है, सारे अल्फा ब्लॉकर ये कॉज करेंगे हमारे पोस्चर हाइपोटेंशन, पोस्चर हाइपोटेंशन। अब अल्फा ब्लॉकर अगर पोस्चर हाइपोटेंशन कॉज करे, यानी हाइपोटेंशन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब भी हाइपरटेंशन होगा तो हम कौन सी ड्रग देंगे, अल्फा वन ब्लॉकर। तो ऑल अल्फा वन ब्लॉकर कैन गिवन इन हाइपरटेंशन। तो ये हो गया हमारा इसका पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है, स्कॉर्पियन स्टिंग। यानी स्कॉर्पियन स्टिंग क्या होती है, बिच्छू का काटना। जब भी बिच्छू काटता है ना, तो इस केस में हम सबसे पहले ये जो ड्रग रहती है वो हम देते हैं प्राजोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस है प्राजोसिन, किसमें, स्कॉर्पियन स्टिंग में। इसमें क्या है, अल्फा वन रिसेप्टर मेन रोल प्ले करता है। जो अल्फा वन रिसेप्टर है ना, उस पर असर होता है, मतलब ये समझिए ये मेन रोल है इस पर, इतना समझिए। इससे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी, सूजन हो जाएगी पल्मोनरी पे, और बीपी इंक्रीज होगा। तो इस केस में हम क्या देते हैं, प्राजोसिन देते हैं, स्कॉर्पियन में प्रा देंगे। इसको भी ट्रिक से आप कर सकते हो, करना हो तो मैं बता दूं ट्रिक क्या है। स्कॉर्पियन खरीदी प्रा ने जोश में आके, प्रा ने जोश में आके स्कॉर्पियन खरीदी, प्रा ने जोश में आके स्कॉर्पियन खरीदी, प्राजोसिन स्कॉर्पियन स्टिंग। अब प्राजोसिन है जो ये इनहिबिट करेगा। एक और पॉइंट है, प्राजोसिन क्या करता है, अब देखिए मैं बता दूं, जो मेल रहते हैं उनमें क्या रहते हैं, जो जब भी वो इंटरमीडिएट जो उनमें क्या रहता है, एक वो रहता है इजेकुलेशन, है ना, आपने सुना होगा, प्री एजेकुलेशन कर देते हैं जब भी वो इंटर अपने पार्टनर के साथ जब भी करने जा रहे होते हैं, तो उनका प्री एजेकुलेशन हो जाता है। तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, प्राजोसिन प्रेफर करते हैं। ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है इजेकुलेशन को। तो ये क्या है, इस केस में भी प्राजोसिन हम देंगे। अब इसमें एक पॉइंट है, प्रोड्यूस फर्स्ट डोज फिनोमेनन। हाँ, जो प्राजोसिन है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फर्स्ट डोज फिनोमेनन को। फिनोमेना, फर्स्ट डोज फिनोमेना क्या है, फर्स्ट डोज फिनोमेनन यानी ऐसी ड्रग जो अपना इफेक्ट जो है रैपिडली शो करती है, यानी ड्रग देने पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो ये है जो प्राजोसिन है, प्रोड्यूस करता है फर्स्ट डोज फिनोमेना। इसलिए यही रीज़न है कि स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन स्ट्रिंग है ना, इसमें भी हम प्राजोसिन को देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जल्दी इफेक्ट चाहिए रहता है कि वो बिच्छू काट ले। सेम इसमें इजेकुलेशन में प्री इनहिबिट करता है इजेकुलेशन को। तो ये चीज़ है, प्राजोसिन हमारी एक क्या है, बहुत आईएमपी ड्रग है, और इसलिए ये हाईली सेलेक्टिव है ना। हम देखिए जितनी भी हमने बताया उसमें प्राजोसिन को प्रेफर कर रहे हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केसों में, स्कॉर्पियन स्टिंग हुई, है ना, और भी चीज़ों में, तो ये इसमें देते हैं हम। अब अगला पॉइंट, अब देखिए, प्रोस्टेट है ना जो, यदि उसका साइज बढ़ जाता है, प्रोस्टेट यदि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो जब भी हम यूरिन करेंगे प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, एक होती है प्रॉब्लम, होती है बहुत, पेन सा होगा, इचिंग सी होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं BHP या BPH, यानी बैनिंग हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। अब इस चीज़ में हम क्या देंगे, इस प्रॉब्लम में हम क्या ड्रग देते हैं, BHP में या BPH में, इसमें हम देंगे तमसुलोसिन, तमसुलोसिन या टमसुलोसिन, इसको देंगे
किसके साथ? ड्यूटास्टेरॉइड के साथ। ड्यूटास्टेरॉइड क्या है? हमारी 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है। ये बताऊंगा मैं आगे, अलग टॉपिक की ड्रग है। तो अभी याद करिए, टमसुलोसिन देंगे किसके साथ? ड्यूटास्टेरॉइड के साथ। टमसुलोसिन ड्यूटास्टेरॉइड के साथ देंगे, जो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है। अब टमसुलोसिन क्या है? तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है टमसुलोसिन, ये याद करके चाहिए। एक तो हमारे क्या स्कॉर्पियन स्टिंग था, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? प्राजोसिन। बीएचपी बीपीएच जो भी हो, इसमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस है? टमसुलोसिन। अब टमसुलोसिन, अगला पॉइंट देखिए, टमसुलोसिन क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर है। अब क्या है, यह हम देते क्या है? जो आई रहती है, आई में इरिस है, उसमें क्या रहता है? मसल क्या है? रिलैक्स हो जाते हैं, है ना, डायलेट हो जाते हैं, फ्लेसिड, फ्लेसिड कहते हैं। तो इरिस जब फ्लेसिड होगी, है ना, डायलेट हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फ्लॉपी इरिस सिंड्रोम, है ना। डिजीनेस भी कहते हैं इसको, ऑल्सो कहते नहीं है, ये कॉज करता है, तो डिजीनेस कॉज करता है ऑल्सो। तो फ्लॉपी इरिस सिंड्रोम, इस केस में भी टमसुलोसिन हम प्रेफर करते हैं, इस केस में भी हम टमसुलोसिन देंगे। तो टमसुलोसिन किस केस में दे रहे हैं हम? एक तो फ्लॉपी आई इरिस सिंड्रोम में दे रहे हैं, और दूसरा हम किस में दे रहे हैं? दूसरा हम दे रहे हैं बीएचपी या बीपीएच, बेनिंग हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। अब एक और है, अब देखिए, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट सर्जरी होती है एक। अब उसमें कैटरेक्ट सर्जरी में हम क्या है? टमसुलोसिन नहीं देंगे, क्योंकि अगर दे दिया ना, तो ये क्या करेगा? टमसुलोसिन, ये टमसुलोसिन क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा इंट्रा ऑपरेशन फ्लॉपी इरिस सिंड्रोम, इंट्रा ऑपरेशन फ्लॉपी इरिस सिंड्रोम कॉज करेगा। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? टमसुलोसिन क्या कर रहा था? जो रिलैक्स हुई थी फ्लेसिड इरिस की, इरिस जो फ्लेसिड हुई थी, उसको क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद दे रहा था। अब मान लीजिए कैटरेक्ट सर्जरी हो रही, सर्जरी में तो हम सही है ना, कि सर्जरी में ये कैटरेक्ट की सर्जरी में कॉज करेगा ये इंट्रा ऑपरेशन फ्लॉपी इरिस सिंड्रोम। तो जिससे क्या है? ऑपरेशन सर्जरी करने में प्रॉब्लम आएगी कैटरेक्ट। तो इसलिए इस केस में हम उसका टमसुलोसिन को नहीं देंगे। तो टमसुलोसिन नॉट गिवन इन कैटरेक्ट सर्जरी, ये पॉइंट है। तो ये हमारे हो गए अल्फा ब्लॉकर। अब जो बीटा ब्लॉकर है, ये हम पढ़ेंगे इसको अगली क्लास में, और इसी के साथ हमारा हो जाएगा सिंपैथेटिक सिस्टम कंप्लीट। और फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और उसको भी ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप बता दीजिएगा, बाकी अगर कुछ लगा हो मैंने गलत बता दिया तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बता दिया हो, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा प्रॉपर अगर मैंने गलत भी बताया तो। ठीक है, कमेंट करिए बस, और सबके रिप्लाई आएंगे। और कुछ डाउट हो या एक्स्ट्रा में पूछना हो, आप कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, एएनएस से रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बीटा ब्लॉकर करेंगे हम अगली वीडियो में।